प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस व्याख्यान में हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे और इस शुरुआती व्याख्यान में, जो कि कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक से संबंधित है, इसमें हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक क्या है और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं और उसके प्रत्यक्ष विधि के सूत्र और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने सहसंबंध क्या है, सहसंबंध की कितनी श्रेणियां हैं, अर्थात इसकी रेंज क्या है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक ये विस्तारित है, अर्थात मात्राएं और सीमाएं इसकी क्या है, जो कि देखी थी हमने। -1 से लेकर +1 तक हो सकती है, अर्थात 0 से लेकर 1 तक कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है, यानी सहसंबंध गुणांक की मात्रा 0 से लेकर 1 तक होती है। वह माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है, अर्थात दोनों श्रेणियां यदि पूरी तरह से सहसंबंधित है तो एक उत्तर आएगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 आएगा, और पूरी तरह से धनात्मक सहसंबंधित है तो वो +1 होगा, और किसी भी तरह का आपस में सहसंबंध नहीं पाया जाता है तो 0, अर्थात सहसंबंध की अनुपस्थिति पाई जाती है। और माइनस में उत्तर आता है तो ऋणात्मक सहसंबंध, और प्लस में उत्तर आता है तो धनात्मक सहसंबंध। लेकिन चाहे किसी भी रीति से ज्ञात करें सहसंबंध, जब उसका उत्तर आता है वो 0 से लेकर 1 तक ही आता है, या तो माइनस में हो सकता है या वो प्लस में हो सकता है। उसके बाद में हमने स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक के बारे में विस्तार से जाना, और स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके विभिन्न उदाहरणों को हमने लिया और उसको हल भी किया। और जब समान अंक आते हैं तो उनको समान रैंक कैसे दी जाती है, टाइड रैंक, यानी रैंक कोई संख्याएं समान हैं तो वो टाई हो जाती है, तो उनकी रैंक किस प्रकार से दी जाएगी उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी और विभिन्न प्रकार के प्रश्न लेकर हल किए थे। आज हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक अधिक सटीक और अधिक विश्वसनीय माना जाता है, और वास्तविक जीवन में या जब भी रिसर्च या अनुसंधान, शोध, अध्ययन किए जाते हैं, चाहे वो सोशल साइंसेस के हो और चाहे जो फिजिकल साइंसेस है, नेचुरल साइंसेस है, उनके बारे में हो, चाहे किसी का भी अध्ययन किया जाता है, तो जब भी सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो इन अध्ययनों में कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को ही सटीक और विश्वसनीय माना जाता है। क्योंकि यह समांतर माध्य और प्रमाप विचलन पर आधारित है, और समांतर माध्य किसी भी श्रेणी को बराबर 2 भागों में बांट देती है और अंकात्मक रूप में बांटती है, न केवल स्थिति के बारे में बताती है बल्कि एकदम सटीक बीच का बिंदु बताता है। और जो द्वितीय श्रेणी का प्रमाप विचलन है वो किसी भी श्रेणी के लिए द्वितीय श्रेणी का और अपकिरण का सबसे सटीक, सबसे उत्तम, सबसे विश्वसनीय माप माना जाता है। और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक इन दोनों पर आधारित है, इसलिए ज़्यादा सटीक, ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। कार्ल पियर्सन, जिनके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि कार्ल पियर्सन एक प्राणीशास्त्री थे, अर्थात बायोलॉजिस्ट थे, जो जूलॉजिस्ट, बायोलॉजी में जो शाखा होती है उसके वैज्ञानिक थे, और उन्होंने अधिकतर जेनेटिक्स और इस प्रकार के, यानी कि प्राणी शास्त्र के अंतर्गत अनेक शोध किए थे, अनुसंधान किए थे, और उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को इसमें अपने अध्ययनों में लगाने के भरसक प्रयास किए थे। और इसी वजह से उनके द्वारा अनेक रीतियाँ जो सांख्यिकी में प्रसिद्ध है और आज भी विश्वसनीय हैं, उनके द्वारा इजाद की गई थी, प्रतिपादन किया था। उनमें से एक महत्वपूर्ण जो शोध, या हम कहेंगे इनोवेशन, या जो तकनीक लाई गई थी, वो कार्ल पियर्सन
के सहसंबंध गुणांक के नाम से भी जानी जाती है और एक बहुत महत्वपूर्ण सहसंबंध ज्ञात करने की रीति है। यह गुणन परिघात सहसंबंध गुणांक भी कहलाती है। इस रीति को गुणन परिघात सहसंबंध गुणांक रीति भी कहते हैं, यानी प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड, और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक भी इसे कहा जाता है। ये संतोषजनक अधिक मानी जाती है और आदर्श माप भी है। इसके बारे में हमने अभी चर्चा की, क्यों आदर्श माप कहलाता है और क्यों ये सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ माप है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इसकी जो रीतियां हैं वो दो प्रकार की है, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। चूँकि मैंने कहा ये आदर्श माप है, इसका एक कारण ये भी है कि ये कोवेरियंस के साथ में को भी लेकर आगे बढ़ती है। यानी कि जब उन्होंने यानी कार्ल पियर्सन ने जब सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया होगा या इस रीति का प्रतिपादन किया था, तो उन्होंने अपने हर अध्ययन में समांतर माध्य को आधार मानते हुए अध्ययन किए थे। और उसके बाद में अपकिरण, यानी कि जब जो भी उन्होंने प्रथम श्रेणी का माप ज्ञात किया, यानी सांख्यिकी माध्य जब ज्ञात किया किसी भी श्रेणी के लिए, तो उन्होंने वापस जांचा कि वास्तव में सही है या नहीं है, या कि वो श्रेणी उस माप से कितनी विचलित है, उसके लिए उन्होंने प्रमाप विचलन को आधार माना था। उसके बाद में उन्होंने अपने अध्ययन में ये देखा कि जब दो श्रेणियां साथ है पास में, तो वो किस प्रकार से साथ साथ चलती है, क्या वो साथ साथ चलती है या उनकी दिशाएं विपरीत है। तो साथ साथ चलती है या नहीं चलती है, उसको सहविचरण का, यानी कि उनकी विचरण की दिशा क्या है, तो सहविचरण कोवेरियंस ज्ञात किया। और कोवेरियंस ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है समेशन dx dy अपॉन n, यानी कि जो दो श्रेणियां हैं या विभिन्न श्रेणियां हो सकती है, लेकिन दो श्रेणियों का आधार मान के हम चलते हैं यहाँ पे। तो दो श्रेणियां हैं वो किस तरह से सहविचरित हो रही है, किस दिशा में, यदि एक ही दिशा में जा रही है तो कितनी मात्रा में वो उन आपस में संबंधित है, आपस में कोवेरिएट हो रहा है, कोवेरियंस आपस में कितना है। तो इसको आधार मानकर सहसंबंध ज्ञात करने की कोशिश की थी। इसीलिए पहला इसका आधार कोवेरियंस ही था। जो कोवेरियंस का सूत्र होता है, कोवेरियंस इज इक्वल टू समेशन dx dy अपॉन n, यानी कि दोनों श्रेणियों के विचलनों की गुणाओं का जोड़ बटा पदों की संख्या। और इसमें उन्होंने भाग दिया प्रमाप एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी के प्रमाप विचलनों की गुणाओं का भाग दिया, जिसे उन्होंने सहसंबंध गुणांक का सबसे पहला यही उन्होंने तरीका ढूंढा था। और उसके बाद उन्होंने यानी इसको और इजी कर दिया कि भी एक्स व वाई में सहविचरण को जब हम एक्स और वाई के प्रसरण को गुणा करके और उसका रूट निकाल के, क्योंकि गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा वो, तो उसका रूट निकाल के एक्स और वाई के सहविचरण में भाग देंगे तो सहसंबंध प्राप्त किया जा सकता है। ये थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है और थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, इसलिए उन्होंने उसको इस सूत्र में डाला, जो कि हम इस सूत्र में देख रहे हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सबसे अच्छा माप कहलाता है किन्हीं भी श्रेणियों में सहसंबंध ज्ञात करने का। और इसकी दो रीतियां हैं, मैंने बताया, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि, यानी डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। और आज हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में, लघु विधि के बारे में, शॉर्टकट मेथड के बारे में हम अगले कुछ वीडियोज़ में बात करेंगे। आज हम केवल प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने बताया कि उन्होंने सबसे पहले, यानी कार्ल पियर्सन सबसे पहले सहसंबंध ज्ञात करने के लिए सहविचरण को आधार माना, और सहविचरण को आधार मान के जो उन्होंने सूत्र बनाया, जो पहला सूत्र है वो बड़ा सटीक सूत्र है और सबसे अधिक काम आने वाला सूत्र है। वो सूत्र है R इज इक्वल टू समेशन dx dy अपॉन n स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। अब मैं इसको फिर से वापस बैक जाके बताना चाहूँगा कि कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का संकेताक्षर स्मॉल r है, जैसा कि हमने स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक में संकेताक्षर देखा था। उनका संकेताक्षर था रो,
यानी घुमावदार जो पी है ग्रीक लैंग्वेज का वो है, लेकिन कार्ल पियर्सन ने अपने सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए संकेताक्षर अंग्रेजी का स्मॉल आर दिया। और जब हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं तो उस स्मॉल आर को संकेताक्षर के रूप में लिखते हैं, और जब सूत्र लिखते हैं तो आर इज इक्वल टू जो भी सूत्र हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। चूँकि इन्होंने जो सूत्र मैंने बताया कि इन्होंने जो सूत्र प्रतिपादित किया, इजाद किया, वो सहविचरण को आधार मान के किया। उसके बाद में मैंने कहा कि सहविचरण बटा दोनों श्रेणियों के प्रमावचलन, तो उसको जब हम लिखते हैं तो दोनों श्रेणियों के सहविचरण में दोनों श्रेणियों के प्रसरण के गुणाओं के रूट का, अंडर रूट का भाग दे देते हैं, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो पहला सूत्र है वो जब हम शब्दों में कहते हैं थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं वापस इसको सूत्र के रूप में बताता हूँ। R इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, यानी कि दोनों श्रेणियों के विचलनों की गुणाओं का जोड़ बटा पदों की संख्या गुणा x व y के प्रमाप विचलनों का गुणा। चूंकि x श्रेणी का प्रमाप विचलन ज्ञात करने के तरीके हम पहले जान चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे याद दिला देता हूँ। जब प्रत्यक्ष विधि में प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं तो सूत्र होता है समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन अंडर रूट, और यही यदि y श्रेणी हो तो y श्रेणी के लिए जब ज्ञात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन एन का अंडर रूट। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करें तो नेक्स्ट जो सूत्र है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम सहसंबंध ज्ञात करेंगे, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे, तो उस समय हमें एक प्योरीफाइड यानी फाइंड रिफाइंड जो सूत्र है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर हमें सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हमें प्रमाप विचलन ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यदि रिफाइंड सूत्र है यानी जो सबसे छोटा सूत्र है उसको हम उपयोग में ले सकते हैं। तो छोटा सूत्र बना कैसे, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न कुछ घुमा के पूछ लेते हैं तो केवल रिफाइंड सूत्र से काम नहीं चलता है। इसलिए हम इन तीनों सूत्रों के बारे में विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं। और जब हम प्रतिगमन ज्ञात करेंगे तो प्रतिगमन में भी जो पहला सूत्र मैंने बताया है R इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये सूत्र काम आ सकता है और आता ही है। एक प्रश्न तो प्रतिगमन में इस तरह का आता ही आता है जिसमें हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। और समेशन डी एक्स डी वाई क्या है, इसका मतलब मैं अभी आगे बताना चाह रहा हूँ। और जो दूसरा सूत्र बना है वो पहले सूत्र का ही विस्तारित रूप है, यानी स्मॉल आर यानी कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक बराबर समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन, एन जो पहले ऊपर लिख रखा है सेम वैसा लिखा है, अभी तक जो मैंने बोला है वो वही है जो ऊपर लिखा है, लेकिन उसके बाद समेशन डी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई जो था उसके बदले मैंने वैल्यू उनकी पुट कर दी है। अर्थात पहले जो सूत्र था समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, अब हमने लिख दिया समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की जो विस्तारित रूप है वो लिख दिया, यानी उसका सूत्र लिख दिया समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन रूट में, और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की जगह भी हमने लिख दिया उसका सूत्र समेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन एन। इसके बाद जब हम देखते हैं तो एन रूट में दो बार है और वो दोनों ही डिनोमिनेटर है, और चूंकि बाहर एक न्यूमरेटर है, हम केवल ये इतना पोर्शन नीचे वाला पोर्शन ही ले रहे हैं। इस पोर्शन में हम देख रहे हैं जो नीचे का पोर्शन है ये वाला, इसमें हम देख रहे हैं एक तो है n जो कि न्यूमरेटर है, और एक जो है दो है रूट में जो डिनोमिनेटर है, जिससे हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अर्थात एक न्यूमरेटर का और दो अंडर रूट
डिनोमिनेटर बराबर होते हैं, इसलिए एक ये न्यूमरेटर दोनों स्क्वायर करेंगे और वापस उसको रूट निकालेंगे तो n ही हो जाएगा, अर्थात n/n हो गया। तो n/n आपस में कट गया, इसलिए हमने n को हटा दिया है। इसको मैं वापस लिख सकता हूँ, देखिए आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, n/n। क्यों? क्योंकि n और ये n दोनों ही रूट में हैं। जब इनको रूट और दोनों गुणाओं में हैं तो दोनों गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर और रूट निकालेंगे तो n होगा। चूँकि ये बटा में है और ऊपर वाला n ये बाहर ऊपर है, न्यूमरेटर है, इसलिए n से n कट गया। तो पीछे क्या रह गया है? पीछे रह गया है केवल रह गया है ये वाला पोर्शन, ये, क्योंकि n आपस में ये कट गए। तो अगला जो सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा जो रिफाइंड या प्योरीफाइड सूत्र कह सकते हैं, और यही हमारे सीधे दिए हुए प्रश्न को हल करने में काम आने वाला है। r इज इक्वल टू समेशन dx dy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, काल पेयरसन का सहसंबंध गुणांक बराबर समेशन dx dy अपॉन समेशन d स्क्वायर x गुणा समेशन d स्क्वायर y अंडर रूट। यही सूत्र मैंने यहाँ वापस रिपीट किया है, और यही वापस जब सीधे सीधे प्रश्न दिया होता है तो यही वाला सूत्र हम बार बार उपयोग करेंगे, और इसी के द्वारा हमें काल पेयरसन के सहसंबंध गुणांकों का उदाहरण को हल करना है, प्रश्नों को हल करना है। यदि परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाए तो इस सूत्र को काम में लिया जा सकता है। इस सूत्र को वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, r इज इक्वल टू समेशन dx dy अपॉन समेशन d स्क्वायर x इंटू समेशन d स्क्वायर y अंडर रूट। और अब ये क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये क्या क्या है इसके बारे में हम चर्चा करें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि समेशन dx dy जो ऊपर लिखा है वो है दोनों श्रेणियों के समांतर माध्ययों से लिए गए विचलनों के गुणाओं का जोड़। इसको हम यूँ कह सकते हैं वापस कि dx यानी कि x बार माइनस x माइनस x बार, यानी x श्रेणी का विचलन समांतर माध्य से, उसके समांतर माध्य से लेना, dx कहलाएगा। और y श्रेणी का विचलन यानी dy इज इक्वल टू y माइनस y बार, यानी कि y श्रेणी का विचलन y के समांतर माध्य से ज्ञात करना। तो इस तरह से हमारे पास में dx और dy दो प्राप्त हो गए, और इनको आपस में गुणा कर देंगे, ये कॉलम बन जाएगा, और उसका जोड़ करेंगे तो समेशन dx dy कहलाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? दोनों श्रेणियों मतलब x और y के समांतर माध्यों से निकाले गए विचलनों के गुणाओं का जोड़। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, और नीचे जो लिख रखा है डिनोमिनेटर में वो है समेशन d स्क्वायर x समेशन d स्क्वायर y अंडर रूट। तो समेशन d स्क्वायर y जो है, d स्क्वायर x जो है वो कैसे निकल जाएगा? dx को जब स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा, यानी dx को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो d स्क्वायर x हो जाएगा। इसी तरह से dy को dy से गुणा करेंगे तो d स्क्वायर y हो जाएगा, और इनकी जोड़ करेंगे तो आपस में इनकी जोड़ करेंगे तो समेशन d स्क्वायर x और समेशन d स्क्वायर y हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और प्रोसेस के बारे में जानते हैं। इसकी प्रोसेस होगी, सबसे पहले जब भी हम ज्ञात करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम दोनों श्रेणियों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। जो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको याद है, एक्स स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। ये जो श्रेणी है व्यक्तिगत श्रेणी के लिए होता है, और ये जो सूत्र है ये मैंने नीचे एफ लिख रखा है, इसको आप एन समझिएगा, समेशन एफ या एन कह सकते हैं इसको, समेशन एफ या एन, ये मैं लिख रहा हूँ, ये इसको आप ऐसे समझना। और वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो एक्स बार और वाई बार प्राप्त हुए हैं उनसे दोनों श्रेणियों के अलग अलग विचलन ज्ञात कर ले हैं, अर्थात एक्स श्रेणी का विचलन हम एक्स बार से ज्ञात कर लेंगे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार करके, और इसी तरह से वाई श्रेणी का विचलन हम ज्ञात कर लेंगे डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। और उसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों श्रेणियों के विचलनों का वर्ग कर लेंगे, अर्थात
डी एक्स का वर्ग यानी स्क्वायर कर लेंगे और डी स्क्वायर एक्स कर देंगे और उसकी जोड़ कर देंगे। इसी तरह से वाई श्रेणी के जो विचलन हैं उसको स्क्वायर कर देंगे और वो कहलाएगा डी स्क्वायर वाई, उसकी जोड़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, समेशन डी स्क्वायर एक्स समेशन डी स्क्वायर वाई प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे, लास्ट जो कॉलम होगा डी एक्स और डी वाई का आपस में गुणा कर लेंगे, अर्थात दोनों श्रेणियों के विचलनों का गुणा कर लेंगे, उसकी जोड़ कर लेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा समेशन डी एक्स डी वाई। उसके बाद सूत्र में रख के हम किसी भी प्रश्न को हल कर लेंगे। धन्यवाद।